ठीक है, ठीक है। तो सबको क्लियर था? रिसर्च डिजाइन, इस पे और भी था, रिसर्च डिजाइन के ऊपर भी आपने बताया था कि वो स्ट्रक्चर्ड होता है और क्वेश्चन ऑलवेज होता है, ये फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है। इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव भी बताया था। तो कल का क्लास सबको क्लियर था? कोई ऐसा हो जिसको क्लियर नहीं हो कल का कॉन्सेप्ट, कल का क्लास, कोई टॉपिक या कुछ समझ में ना आया हो? मैम, अप्लाइड और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या डिफरेंस है? किसमें? अप्लाइड और एक्सपेरिमेंटल। देखिए, जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना और अप्लाइड रिसर्च है, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च जो है एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, ठीक है। जो 3 हमने बताया था ना, क्या 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 था 3? किस बेसिस पे 3 हमने किया था उसको? एक स्कोप के बेसिस पे था और अप्रोच और मेथड। एक अप्रोच के बेसिस पे था, एक मेथड के बेसिस पे था। स्कोप के बेसिस पे क्या था? बेसिक और अप्लाइड। अप्लाइड। अप्रोच के बेसिस पे क्या था? एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरिकल। और अप्रोच के बेसिस पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटी। मेथड के बेसिस मेथड के बेसिस पे। क्वालिटेटिव और मिक्स्ड। कोई एक बोलिए। प्रीति जी बताइए आप। हाँ, हाँ जी, बताइए आप। मेथड के बेसिस पे थे 3, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स्ड। ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा टाइम पे ज्वाइन कर लिया कीजिए सब लोग, ठीक है। चलिए, तो तो जो है आपका जो अप्लाइड रिसर्च है वो एक्सपेरिमेंटल हो सकता है। हमें अगर अप्लाइड रिसर्च करना हो किसी चीज के, कोई बेसिक रिसर्च को अप्लाई करके अगर अप्लाइड रिसर्च करना हो तो अप्लाइड रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक प्रोसेस है, ठीक है। एक प्रोसेस है। जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ेंगे ना तो उसमें जो है 2 ही तरह का रिसर्च पढ़ा है ना अभी हमने, चाहे तो थ्योरेटिकल होगा चाहे एक्सपेरिमेंटल होगा। तो जो अप्लाइड रिसर्च है हो सकता है वो एक्सपेरिमेंटल हो। दोनों का डिवीजन अलग है। देखिए 3 डिवीजन में इसलिए मैं आपको समझाई हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक स्कोप के बेसिस पे, एक अप्रोच के बेसिस पे, एक मेथड के बेसिस पे है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वो चीजें और क्लियर होगी, क्योंकि आज जो है आज कुछ चीजें और भी मैं कर देती हूँ आपको क्लियर, ठीक है। हाँ जी, प्रियंका जी कुछ पूछ रही हैं आप? नो मैम। अच्छा, चलिए मैं आपको मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ तब। मैम इसके अलावा जो आपने जो बताया था ना केस स्टडी एथनोग्राफी, ये किसके अकॉर्डिंग आता है? ये पर बेस्ड क्वालिटेटिव होती है। रिसर्च है, ये सारा क्वालिटेटिव रिसर्च है। केस स्टडी, इथनोग्राफी, हिस्टोरिकल रिसर्च, ये सब एक्चुअली आपके ना नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। और जब हम रिसर्च थोड़ा और ज्यादा पढ़ लेंगे ना अभी, तो इनको फिर डिटेल में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगी तो हो सकता है कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आए। तो इसीलिए थोड़ा सा हम और 4-5 क्लास करने के बाद फिर मैं इसको बुक से ही आपको पढ़ा दूंगी कि ये कितने तरह का होता है, क्या करते हैं किस रिसर्च में। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च है ये सारे आपके, केस स्टडी, इथनोग्राफी, हिस्टोरिकल, ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी, ये सारे जो है आपके क्वालिटेटिव। बस इतना ही ध्यान रखिए। फिर जब थोड़ा सा क्लासेस और हो जाएगा, 4-5 रिसर्च की क्लासेस, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सबको विजिबल है स्क्रीन? यस। जी। ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, क्या है, ये हो गया था आपका, ये हो गया था। मैं आपको ना कल ग्रुप में क्वेश्चन सेंड करूंगी। कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे जो मैं खुद से बनाई हूँ, कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके जो नेट में आए हुए क्वेश्चंस है और जिसको हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है। 1-2 साल के अंदर अंदर का ही क्वेश्चन रहेगा, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। कल ग्रुप में आ जाएगा आपके पास। चलिए अब
पहले क्लास में मैं पूछी थी ना आपसे, व्हाई योगा रिसर्च, नीड फॉर योगा रिसर्च, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि योगा रिसर्च की जरूरत क्या है। हालांकि देखिए ये एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग सब योगा के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्लास में मैं डिस्कस की थी ये सारी चीजें आपसे। स्क्रीन से कहाँ चला गया, ठीक है। तो क्या क्या जरूरत है, जरूरत क्यों है नीड फॉर योगा रिसर्च, ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए इसमें आपके, ये सारे आंसर्स है कि हमें योगा रिसर्च किस लिए करना चाहिए, ठीक है। तो पहला है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ योगा हैव बीन डिस्क्राइब इन योगा टेक्स्ट, ठीक है। जब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जब योगा टेक्स्ट बुक में सब कुछ दिया हुआ है तो फिर हम क्यों रिसर्च करने की जरूरत क्या है, क्योंकि योगा टेक्स्ट बुक्स में उसमें तो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कि कपालभाति करने से क्या होता है, नाड़ी शुद्धि करने से क्या होता है, आसन करने से क्या होता है, ये सारा कुछ लिखा लिखा रहता है उसमें। तो फिर हम रिसर्च क्यों करें, क्यों। तो देखिए इसका आंसर आपका 2 से लेकर के 7 पॉइंट्स तक में दिया हुआ है कि साइंटिफिक रिसर्च इज नीड टू फॉर एक्सेप्टेंस एंड वॉइस कट रही है। वॉइस कट रही है मेरी? नो नहीं मैम, मैम, नहीं मैम। नो मैम, क्लियर है। अच्छा, आप अपने तरफ का एक बार चेक कर लीजिए नेटवर्क में, भी हो सकता है आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो पहला क्या है आंसर इसका कि साइंटिफिक रिसर्च इज नीड फॉर एक्सेप्टेंस एंड प्रैक्टिस। जो हम उस दिन डिस्कस किए थे, किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि जो है हम जिस चीज का हमारे पास प्रूफ होता है उसी चीज का हमारे पास एक्सेप्टेंस भी होता है, तो इसीलिए हम योगा रिसर्च करते हैं। ये पॉइंट आप लोगों ने मुझे उस दिन ही बता दिया था, ठीक है। नंबर 3 में है कि इवेल्यूएट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज, इवेल्यूएट एप्लीकेशन ऑफ योगा टू न्यू कंडीशंस, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इंटीग्रेटिव थेरेपी है ना, जैसे बहुत सारे एम्स में है, भोपाल के एम्स में है, दिल्ली के एम्स में है, पटना के एम्स में है। अब क्या हो रहा है, इंटीग्रेटिव मेडिसिन का एक अलग से ब्रांच खुल रहा है, ठीक है, जितना भी सेंट्रल हॉस्पिटल है और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है कि आपको एक मीन्स एक दवाई के थ्रू तो थेरेपी मिल ही रही है, मतलब एक दवाई और मेडिसिन ये सब तो काम कर ही रहा है, साथ साथ जो है आपको एक जो है योगा प्रैक्टिसेस भी मिलेगा, मतलब उसमें एक आयुष के थ्रू भी ट्रीटमेंट होगा जिसको हम लोग इंटीग्रेटिव मेडिसिन बोलते हैं। तो ये सब हम लोग को कैसे पता चलेगा, रिसर्च से ही चलेगा पता, ठीक है। कि रिसर्च में कि मान लीजिए कोई सिजोफ्रेनिक पेशेंट है या कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई, कि इनको जो है हम जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, उसके बारे में तो बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं ऑलरेडी, मेडिसिन बहुत सारी बन चुकी है, मार्केट में बहुत सारा चीज अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि ये आयुष जो है हमारे खुद के इंडिया का है, जहां हम रहते हैं, ये ट्रीटमेंट हमारा हमारे खुद ऋषि मुनि और सबसे पुराना है, हमारा जो हमारा फिलॉसफी है ना, जो हम जो दर्शन पढ़ते हैं वो सबसे पुराना है, वर्ल्ड का सबसे पुराना फिलॉसफी इंडिया का ही है हमारा, ठीक है। तो उसमें जो है अब क्या किया जा रहा है कि सारे हॉस्पिटल में आयुष ट्रीटमेंट अलग से, जिसको इंटीग्रेटिव मेडिसिन बोलते हैं, किसी भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन देख के समझ जाइएगा कि ये आपका जो है आयुष ट्रीटमेंट के थ्रू है, ठीक है। चाहे यहाँ से योगा का दिया जाता होगा या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, AYUSH यही है ना आयुष का, तो सबका एक एक मतलब है, A फॉर आयुर्वेदा, ठीक है। तो इसी तरह जो है इसमें इसको इंटीग्रेटिव मेडिसिन बोलते हैं। तो इंटीग्रेटिव मेडिसिन में जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे कि हमें कौन सा योगा प्रैक्टिस देना चाहिए, कौन सा प्राणायाम देना चाहिए, जैसे कल मैं आपको बताई थी कि जिनको जो डिप्रेशन होता है, जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, उनको हम लोग कौन सा देते हैं, राइट नोस्ट्रिल का प्रैक्टिस ज्यादा देते हैं, ठीक है। जो हम लोग सूर्य नारी का जो हमारा सन चैनल है ना, इसका ज्यादा प्रैक्टिस देते हैं उनको। जो एंजाइटी के पेशेंट है उनको मून चैनल का ज्यादा देते हैं, जो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल है, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत तरह से अभी रिसर्च हो रही है। तो इसको भी प्रूव करने के लिए जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन में कि किस बीमारी के साथ हम कौन सा प्रैक्टिस दे या कौन सा ट्रीटमेंट दे उनको हमारे इंडिया का, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि हम इस पे अलग अलग जो है मॉड्यूल बनाए, योगा मॉड्यूल बनाए, अलग अलग तरीके से जो है हम प्राणायाम, आसना, ये सब जितने भी चीजें हम इसको कैसे मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़ सकते हैं, इसीलिए इसको इंटीग्रेटिव मेडिसिन बोलते हैं। इसलिए योगा का रिसर्च होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट है वैलिडेट द स्ट्रक्चर ऑफ योगा प्रैक्टिसेस फॉर अ गिवन पर्पस, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए किसी को डायबिटिक है, तो अब हमें कौन सा, उसको सब कुछ देना होता है ना, हमें आसन भी देते हैं, प्राणायाम भी देते हैं, ठीक है, क्रिया भी देते हैं, तो हमें एक वैलिडेटेड योगा मॉड्यूल होना चाहिए,
मतलब वैलिडेटेड योगा मॉड्यूल का क्या क्या मतलब है, जैसे कि मैं भी एक योगा मॉड्यूल वैलिडेट की हूँ अपने रिसर्च में। तो वैलिडेशन ऑफ योगा मॉड्यूल का मतलब होता है कि जो भी प्रैक्टिसेस है, कौन सा आसन देना है, जैसे डायबिटीज की ही मैं बात करूं तो डायबिटीज में कौन सा आसन देना है, कौन सा प्राणायाम देना है, कौन सा क्रिया देना है, सबको सब कुछ तो दे नहीं सकते हैं, ठीक है। डायबिटीज के लिए जो डायबिटीज पेशेंट को हेल्प करे तो उससे क्या होता है, हमें वैलिडेट कराना होता है। अब मैं आपको ऐसे ही क्लास में बता दूं कि इनको सूर्य नमस्कार दे दीजिए, इनको अनुलोम विलोम दे दीजिए, क्रिया में इनको त्राटका दे दीजिए, तो ऐसे नहीं होता है ना। हमें एक्सपर्ट्स वैलिडेशन चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें डायबिटीज का जो है मॉड्यूल बनाना है कि जो डायबिटीज के टाइप 1 के पेशेंट है उनको कौन कौन प्रैक्टिसेस देना चाहिए, तो सबसे पहले जितने भी डायबिटोलॉजिस्ट हैं जो डायबिटीज पे ऑलरेडी, जो 10 लोगों का वैलिडेशन चाहिए होता है कम से कम। 10 लोगों में क्या होगा, 5 आपके योगा प्रोफेशनल्स होते हैं और 5 जो है जो डायबिटीज की फील्ड में एक्सपर्ट है, ठीक है, जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनको वो प्रैक्टिसेस दिखाया जाता है, साइंटिफिकली बताया जाता है कि इससे क्या मतलब कहाँ पे क्या असर होगा पेशेंट को। तो इस तरह क्या करते हैं, हम मॉड्यूल डेवलप करते हैं, योगा मॉड्यूल, कि एक सर्टेन बीमारी में हमें कौन सा प्रैक्टिसेस जो है पेशेंट को देना चाहिए और कौन सा देना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसको वैलिडेट करा करके फिर जो है हमें उसका रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कराना होता है। उसके बाद जाकर के वो जो है मॉड्यूल तैयार होता है आपके हॉस्पिटल्स के लिए या किसी डायबिटिक पेशेंट के लिए, ठीक है। तो ऐसे वैलिडेशन होता है योगा प्रैक्टिसेस का। जब भी हम मॉड्यूल बनाते हैं, एक वैलिडेशन पे मेरा वीडियो भी बना हुआ है इसमें MDY की तरफ से ही, आप देख लीजिएगा कि योगा प्रैक्टिसेस को कैसे वैलिडेट कराते हैं, ठीक है। अगर हम सर्टेन, क्योंकि क्या होता है कि इसमें एक्सपर्टीज चाहिए होता है, एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट का भी और मॉडर्न डॉक्टर्स का भी, जो डॉक्टर्स है उनका भी और जो एंशियंट लिटरेचर रिव्यू है उनका भी। फिर उन सबको जो है एनालाइज कर करके हम लोग जो है एक मॉड्यूल वैलिडेट करते हैं कि ये मॉड्यूल जो है अगर डायबिटिक पेशेंट को दिया जाए तो दवाई से तो वो ठीक हो ही रहे हैं, अगर ये प्रैक्टिसेस भी उनको करवाया जाए तो इससे उनको और ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो ऐसे ये वैलिडेशन का काम होता है। अब क्या है कि बहुत जगह आपका ये फोर्थ पॉइंट ये है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिमिलेटिंग फैक्टर ऑफ योगा प्रैक्टिसेस। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स है जो बोला जाता है कि नहीं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं हाई बीपी वाले को हम लोग को कपालभाति नहीं देना चाहिए, उससे बीपी और बढ़ता है उनका, ठीक है। ये सारे जो फैक्टर्स है, कुछ फैक्टर्स जहाँ पे योगा प्रैक्टिसेस को लिमिट किया जाता है, उस लिमिट से भी हमें आगे जाने के लिए डिलिमिटिंग द फैक्टर्स ऑफ योगा प्रैक्टिसेस चाहिए होता है, ठीक है। 6 नंबर है स्टडी इफिकेसी ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ योगा। अब देखिए क्या होता है कि योगा मॉड्यूल का बात हो गया। अब एक जितने भी जो छोटे छोटे जैसे आसन ही है, जैसे मान लीजिए पश्चिमोत्तान आसन है, तो एक आसन पे भी तो हम लोग बना सकते हैं ना एक मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल तो नहीं होगा लेकिन एक हम रिसर्च पेपर कर सकते हैं कि सिंपल जो है उसका, अगर कोई पश्चिमोत्तान आसन करता है तो उसको क्या क्या फायदा है, उसका क्या क्या बेनिफिट्स है, क्योंकि हम एक बुक से तो कंसल्ट करते नहीं है। अगर मान लीजिए आप लोग हठ योग पढ़ रहे हैं तो हठ योग के साथ साथ ज्ञान संहिता में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर हठ रत्नावली में क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत सारे प्रैक्टिसेस, मतलब अधिकतर प्रैक्टिसेस जो है बहुत सारे बुक्स में दिए हुए हैं। फिर उन सारे प्रैक्टिसेस को इकट्ठा करके फिर उसका जो है हमें वो कितना इफेक्टिव है, उसकी इफिकेसी कितनी है वो भी हमें पता, मतलब साइंटिफिकली हमें एक एक चीज को प्रूव करना होता है, ठीक है। फिर है नीड बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च विद इंडी, जैसे कि ये देखिए ये जो मैं आपको बताई ना ये सेम है आपका अप्लाइड रिसर्च, कल मैं आपको बताई थी। मान लीजिए कि कोई मैं योगा मॉड्यूल वैलिडेट की, मैं डायबिटीज के लिए एक योगा मॉड्यूल वैलिडेट की, ठीक है। वो वैलिडेशन तो मेरे थ्रू हुआ। कल को अगर आपको चाहिए होगा कोई मॉड्यूल कि आपको कोई रिसर्च करना है तो एक बना बनाया मॉड्यूल आप मेरा बनाया हुआ लेंगे तो आपके लिए वो अप्लाइड रिसर्च हो जाता है, ठीक है। तो वो मॉड्यूल को जितनी बार जितने लोग जो है उसको यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे भी यूनिवर्सिटी का बहुत सारा मॉड्यूल है, जैसे साइक्लिक मेडिटेशन वगैरह हो गया, MSRT, जो ये सब आपका नेट के सिलेबस में भी है। तो ये सब कहाँ से, ये एसवाइसा से ही जो है इस मॉड्यूल को डेवलप किया गया है,
ठीक है। तो ये हम लोग के यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट है जो इस मॉड्यूल पे काम करते हैं कि ये मॉड्यूल इन पेशेंट के ऊपर कैसा है, सीकेडी पेशेंट पे कैसा है, ये मॉड्यूल डायबिटिक पे कैसा है, हाइपरटेंशन वाले के लिए कैसा है। तो इस तरह से जो है, जो ऑलरेडी जो पहला मॉड्यूल जिसने बनाया है उसके लिए बेसिक हो गया, और जो स्टूडेंट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए वो अप्लाइड रिसर्च हो गया। तो इस तरह करके हमें योगा रिसर्च की जरूरत होती है। ये था आपका, ये देखिए एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आप लोग योगा के स्टूडेंट है तो आपको इतना कुछ पता होना चाहिए कि कोई पूछे कि योगा में रिसर्च क्यों करना चाहिए, तो ये रीजन है इसके। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट है जिसको जो आपको जानना चाहिए। अब है आपका, देखिए ये एक सिस्टमैटिक रिव्यू है। सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है कि बहुत सारा रिव्यू पेपर मिला के, बहुत सारे पेपर्स को मिला करके, रिसर्च पेपर को मिला करके एक सिंगल ऑब्जेक्टिव पे, जैसे कि नीड फॉर योगा रिसर्च, इस पे मान लीजिए कि 10 पेपर पब्लिश हुए होंगे, तो सिस्टमैटिक रिव्यू क्या करता है कि आपको जो 10 पेपर में जो सबसे अच्छा पेपर होगा, जो अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ होगा, जो जिसका साइटेशन बहुत ज्यादा हुआ होगा, ठीक है, उन पेपर को मिला करके, एक बहुत सारे पेपर को मिला करके एक सिस्टमैटिक रिव्यू बनाया जाता है। तो इसमें आपको इस पेपर को अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ने का कोशिश कीजिए, जहां दिक्कत होगा वो मैं बता दूंगी आपको कि योगा रिसर्च की जरूरत क्या है। ये सिस्टमैटिक रिव्यू पेपर है, ठीक है। इसका लिंक मैं भेज दूंगी आपको, जब कल होमवर्क भेजूंगी तो ये लिंक भी भेज दूंगी मैं आपको। चलिए, अब हमारा आता है रिसर्च प्रोसेस। देखिए, जब भी हम सब लोग सुन रहे हैं आप लोग? यस मैम। जी मैम। यस मैम। जब भी देखिए हम रिसर्च करते हैं, या अब हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रिसर्च प्रपोजल, ये रिसर्च स्टेप्स जो भी पढ़ रहे हैं, ये सारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का क्वेश्चन, मतलब ये सारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो रिसर्च में क्या है कि रिसर्च प्रोसेस या 7 स्टेप प्रोसेस स्प्रेड अक्रॉस 3 फेजेस। तो पहले ये समझिए कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते कैसे हैं। जैसे कल भी बताई थी मैं आपको कि जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो उसमें दो ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग हाइपरटेंशन पे ही कर रहे हैं, तो हाइपरटेंशन के अगर आपके पास 10 पेशेंट है तो 5 जो है आपको सैम्पलिंग करते हैं उस समय कि किसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखेंगे और किसको हम कंट्रोल ग्रुप में रखेंगे। जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाला होगा उसको जो है हम जो भी आपका है आसन प्राणायाम जो भी आप देना चाहते हैं, अगर एक मॉड्यूल देना चाहते हैं या एक सिंगल आसना पे करना चाहते हैं, जो भी आपका जो है रिसर्च टॉपिक हो उस हिसाब से हम उसको इंटरवेंशन देते हैं, ठीक है। और जो एक कंट्रोल ग्रुप है उसको जो है हम लोग, कंट्रोल ग्रुप भी बहुत तरह का होता है। किसी को एजुकेशनल प्रोग्राम दे देते हैं, या नहीं तो किसी को फिजिकल, या किसी को कुछ नहीं भी देते हैं, जो जिस रूटीन में उस रूटीन में ही रहता है। और 5 रिसर्च शुरू होने के पहले जो मैंने आपको असेसमेंट टूल बताई थी आपको, ठीक है, कि असेसमेंट टूल क्या हुआ। जैसे अगर आप बीपी पे कर रहे हैं, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट पे कर रहे हैं, तो पहले उनका क्या लेंगे, हाइट लेंगे, वेट लेंगे, उनका बीपी कितना है, ठीक है। उसके बाद इंटरवेंशन, योगा प्रैक्टिस करवाने के बाद उनमें क्या फर्क पड़ा, उनके बीपी में कोई फर्क पड़ा, वो भी तो हमें देखना है। तो मान लीजिए आपने रखा है कि नहीं हम उनको 10 क्लास देंगे, 20 क्लास देंगे, 5 क्लास देंगे, वो आपका लिटरेचर रिव्यू पे होता है। ये सारा कुछ आप जो पुराना रिसर्च हुआ होता है उसके बेसिस पे ये सारा चीज आप प्लान करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि हम उनको इंटरवेंशन देते हैं। इंटरवेंशन के पहले और बाद, ठीक है, जैसे 10 दिन का मान लीजिए आपका इंटरवेंशन पीरियड है, तो 10 दिन पहले आपने सारा अपना रिसर्च क्वेश्चन और जो भी आपको ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ भी लेना था वो एक बार आपने रिसर्च शुरू करने के पहले अपने एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से भी लिया और कंट्रोल ग्रुप से भी लिया, ठीक है। और फिर जब 10 सेशन हमने दे दिया तो फिर से हम जो है वही सारा चीज जो हमने इनिशियली उनसे लिया था, हाइट वेट बीपी सब कुछ फिर से लेते हैं उनसे, और कंट्रोल ग्रुप वाले से भी लेते हैं, ठीक है। फिर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, हमारा डेटा कलेक्शन प्रोसेस यहाँ हो जाता है। फिर हमें उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं कि कोई फर्क पड़ा कि नहीं, जिनको हम आसन दे रहे थे और जिनको हम योगा प्रैक्टिस दे रहे थे, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जो कंट्रोल ग्रुप वाले थे, इन दोनों में फर्क क्या हुआ कि दोनों ऐसे ही रह गए, ठीक है। उनको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से हम पता करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उनमें क्या फर्क पड़ा योगा आसना का, और जो नहीं है वो तो जैसे जिस रूटीन में थे वो थे ही, कि कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि फर्क पड़ा, वो सब आप जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू देते हैं। तो इस तरह आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, ठीक है। जब भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो उसमें दो ग्रुप होता है आपका, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप, ठीक है।
तो चलिए, सबसे पहले जब हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो इस पूरे फेज को, जो फेज 1 है आपका, इसको प्लानिंग प्रोसेस कहते हैं। इसमें आपका बस लिखने वाला काम होता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। जैसे मैं आपको उस दिन बताई थी कि आप लोग सब लोग यूजीसी नेट ये दिसंबर 23 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लानिंग कर रहे हैं। अभी आप लोग कुछ प्लानिंग में क्या कर रहे हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, कैसे करना है, रात में कितना देर पढ़ना है, दिन में कितना देर पढ़ना है। तो उसी तरह रिसर्च करने के पहले हमारा एक प्रॉपर प्लानिंग होता है। तो ये प्लानिंग क्या है आपका, कि सबसे पहले आपका होता है रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन क्या हुआ कि जो भी आपका मॉड्यूल है, क्या मेरा योगा मॉड्यूल हाइपरटेंशन पे काम करेगा? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है आपका रिसर्च क्वेश्चन का होता है, कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसका रिसर्च क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मान लीजिए आप डायबिटीज पे कर रहे हैं, हाइपरटेंशन पे कर रहे हैं, ओबेसिटी पे कर रहे हैं, प्रेगनेंसी पे कर रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक हो XYZ। ठीक है, सबसे पहले आप एक रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं कि क्या आपका ये योगा मॉड्यूल या क्या आपका ये आसना ये पार्टिकुलर डिजीज पे काम करेगा या नहीं करेगा। अब देखिए, आपका रिसर्च क्वेश्चन कैसा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हमेशा जो पहला स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस में, वो सबसे पहला प्रोसेस रिसर्च क्वेश्चन का होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आपका, कि सबसे पहला प्रोसेस जो है रिसर्च स्टेप में, सबसे पहला प्रोसेस कौन सा होता है। तो सबसे पहला आपको रिसर्च क्वेश्चन बनाना होता है। अब देखिए, आपका रिसर्च क्वेश्चन कैसा होना चाहिए। ठीक है, आप जो रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे वो रिसर्च क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? डुएबल। डुएबल मतलब करने लायक। हम कोई ऐसा टॉपिक ना ले जो हम कर ही नहीं पाए। ठीक है, जैसे कि मेरे ग्रुप में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि किसी ने प्रेगनेंसी पे लिया हुआ है, कुछ लिया हुआ, तो उनका रिसर्च बहुत डिले हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको सैंपल खोजना होगा ना। ठीक है, तो कोई भी ऐसा आप टॉपिक ना ले जो आप कर ही नहीं पाए। तो डुएबल होना चाहिए। आपके, अगर मान लीजिए आप स्कूल टीचर है तो आपको बच्चे आसानी से मिल जाएंगे, सैंपल आसानी से मिल जाएगा, तो आप स्कूल के ऊपर कर सकते हैं। मतलब जो भी आपका प्रोफाइल हो उसके हिसाब से आप अपना टॉपिक लें। ठीक है, जो जहां तक आपकी पहुंच हो। कोई हॉस्पिटल में अगर कोई जानता है तो हॉस्पिटल में कुछ ऐसे पेशेंट्स को ले जहां तक आपका पहुंच हो। ऐसा नहीं हो कि फिर आपको सैंपल ही ना मिले बाद में। तो डुएबल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ये नहीं कि जिसपे रिसर्च हुआ है उसी पे हम बार बार किए जा रहे हैं, जिसपे ढेर सारे मॉड्यूल ऑलरेडी डेवलप है उस पे हम एक और मॉड्यूल बना रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी का, उसके लिए होना चाहिए, उस प्रॉब्लम के लिए होना चाहिए। ठीक है, सोशली रिलीवेंट में बताई ही थी कि सबके लिए होना चाहिए। सोशली रिलीवेंट मतलब अगर हम आज की बात करें तो आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या क्या है ये आप देखिए, और उस पे आप योगा के थ्रू कैसे काम कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे खत्म कर सकते हैं, उस चीज को देखिए। ठीक है, दूसरा है आपका लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या है? दूसरा स्टेप होता है आपका लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू होता है, लिटरेचर रिव्यू करते क्यों है, क्या होता है लिटरेचर रिव्यू? मैम लिटरेचर रिव्यू में हम ये देखते हैं कि क्या क्या रिसर्च हो चुकी है। कई जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो पहले किसी और ने तो रिसर्च नहीं किया हुआ है, हम किसी को कॉपी तो नहीं कर रहे हैं, या इस तरीके से हम लिटरेचर रिव्यू बताएंगे। वेरी गुड। तो लिटरेचर रिव्यू, हाँ बताइए। प्लस मैम इसमें एक ये भी होता है कि किसने कहाँ, जब हम एक्सपेरिमेंट जैसे किसी ने पहले अटेम्प्ट किया था वो कहाँ कहाँ फेलियर मिले, तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ये तो रिपीट नहीं करना, क्योंकि इनको फेलियर मिल चुका है। तो हमें हेल्प हो जाती है, हमारा टाइम बच जाता है कि हमने उस जगह पे ऐसे वाले एक्सपेरिमेंट्स को नहीं करना, ये वाले पॉइंट्स पे काम नहीं करना, तो दूसरे पॉइंट्स पे काम करना है। और अगर जिन पे फेलियर्स मिले थे तो उनमें क्या ऐसी वजह थी जिसको हम इस बार कुछ नया करेंगे तो हमें हो सकता है कि हमें कुछ और रिजल्ट देखने को मिले। तो हमें पास्ट जो हिस्ट्री है मतलब वो देखने में इसलिए बहुत हमारी लाभदायक हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो लिटरेचर रिव्यू है आपका कि टू सी व्हाट हैज बीन डन एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। ये देखना है लिटरेचर रिव्यू से, जो पहले ऑलरेडी रिसर्च पेपर मींस जो भी आपका टॉपिक है। अगर हाइपरटेंशन ही आपका टॉपिक है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि हाइपरटेंशन पे योगा में क्या क्या हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा होगा कि बच्चों पे नहीं हुआ होगा, क्योंकि आजकल बीपी का प्रॉब्लम बच्चों में भी आ रहा है ना। तो हो सकता है कि वो टॉपिक उन पे नहीं हुआ हो, आप करना चाहते हो, क्योंकि जो टारगेट पॉपुलेशन है, जो सैंपल है, वो भी देखना है आपको।
ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू से हमें सारा कुछ पता चलता है कि किस रिसर्चर ने क्या किया है और अभी तक कितना काम हुआ है योगा में, और जो मैं सोच रही हूँ वो काम पहले किसी ने कर दिया है या ये मेरा यूनिक सोच है। ठीक है, जो भी आप सोच रहे हैं अपने मन में रिसर्च करने के लिए, वो आपको लिटरेचर रिव्यू के थ्रू ही सारा कुछ उसका डिटेल पता चलता है। लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं वो मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, वो सारा कुछ आपको मैं बता दूंगी एक दिन के क्लास में। ठीक है। डिजाइन में क्या है, डिजाइन में है जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी आपका बहुत तरह का होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी जो है आपको क्या क्या, देखिए ये बस आपको मैं याद रखने के लिए है कि ये पहला फेज जो है प्लानिंग का है। प्लानिंग में बहुत सारा चीज होता है, आपको हाइपोथेसिस भी बनाना होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन 3 ये मेन चीज है आपका। ठीक है, तो जैसा मैं आपको पहले ही बोली कि इसमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ये जितना भी कहानी अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, चाहे वो सैम्पलिंग का हो, इंटरवेंशन का हो, बायस का हो, जितना भी कुछ होगा, अब हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि थियोरेटिकल रिसर्च में इन सब की जरूरत नहीं होती है। लिटरेचर रिव्यू की होती है, रिसर्च क्वेश्चन की होती है, लेकिन क्या होता है कि थियोरेटिकल रिसर्च में हमें इतना दूर नहीं जाना होता, उसमें एनालिसिस वगैरह की कुछ ऐसा कहानी नहीं होता है। बहुत कम रिसर्च होता है जिसमें एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डेटा कलेक्शन तो होता ही नहीं है उसमें, अगर होता भी है तो एक सर्वे वगैरह के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये जो है मेन आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए पढ़ रहे हैं। देखिए, इस प्लानिंग फेज में ही रिसर्चर को 1 से 1.5 साल लग जाते हैं। 1 से 1.5 साल मतलब साल भर लगते ही, ये मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, इस प्लानिंग को ही जब ये बनता है तो बहुत सारे बॉडी से आपको जो है, जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अप्रूव कराना होता है, अप्रूवल लेना होता है, यही आपका रिसर्च प्रपोजल है। ठीक है, ये जितना भी मेथोडोलॉजी है कि आप अपने रिसर्च में आप क्या करना चाहती हैं, कैसे करना चाहती हैं, सैंपल्स क्या होंगे आपके, आपको उसमें कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ये सारा आपका प्लानिंग, इसमें बस आप लिख रहे हैं और लिख करके भेज रहे हैं। डिफरेंट सारे यूनिवर्सिटी का प्रोसेस अलग अलग होता है। ठीक है, अपने अपने, लेकिन ये इथिकल कमेटी को भेज रहे हैं, आप अपने कॉलेज के मतलब अपने यूनिवर्सिटी से इसको जो है अप्रूव करवा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बाद फिर आप इथिकल कमेटी से अप्रूव करवा रहे हैं, इथिकल कमेटी के बाद आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CTRI में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो ये जो है बहुत सारे फेज से गुजरता है ये जो आपका प्लानिंग है, और ये आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको पेन पेपर का काम है, यहाँ आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आप ये प्लानिंग कर रहे हैं अभी। ठीक है, कि आपको डेटा कलेक्शन कैसे करना है, किस पे करना है, क्या करना है, आपके वेरिएबल्स क्या होंगे, आपका जो है आपने रिसर्च के लिए क्या मतलब ये सारा चीज जो है आपका यहाँ पे, इसमें सिर्फ पेन और पेपर का काम है। आपको रिव्यू मिलते जाएंगे, आपको कमेंट्स मिलते जाएंगे, और इसको आपको ठीक करते जाना है। अलग अलग कमेटी आपको कमेंट्स देते जाएगी। जब ये सारे मीन्स जितने भी बॉडी है, रिसर्च बॉडी, इनसे पास हो जाता है, तब फिर हम डेटा कलेक्शन करते हैं। ठीक है, जब ये हमारा वैलिड हो जाता है, यूनिवर्सिटी भी वैलिड कर देती है, इथिकल कमेटी भी बोलती है कि ठीक है चलो तुम्हारा रिसर्च ठीक है, तुम जाओ। फिर CTRI में भी हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो इतना सारा कहानी होने के बाद हम डेटा कलेक्शन पे आते हैं। डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा कलेक्शन होता है कि आपका रिसर्च अप्रूव हो गया, ठीक है, आपको डेटा भी तो कलेक्शन करना है। जो हमने 2 ग्रुप बनाया है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, मान लीजिए मेरा रिसर्च बच्चों के ऊपर है, तो मैं जो ग्रुप बनाऊंगी, ठीक है, उनसे हमें डेटा भी तो कलेक्शन करना है, उनको योगा प्रैक्टिस देना है। योगा प्रैक्टिस देने के पहले जो है उनसे सारा डेटा लेना है कि हमें उनका क्या क्या ना, जैसे कि मैं हाइपरटेंशन का ही आपको बताई कि हाइपरटेंशन में जैसे मान लीजिए उनका हाइट लेना है, वेट लेना है, उनका मान लीजिए ब्लड सैंपल भी लेना है आपको, या नहीं तो फिर आपको क्वेश्चनेयर के थ्रू बहुत सारा जो है आपको बहुत सारा असेसमेंट टूल आप यूज कर रही है, BP का मशीन यूज कर रही है, कोई बायोमार्कर यूज कर रही है। तो इस तरह जो है आपको रिसर्च उनको प्रैक्टिस देने के पहले लेना है वो सारा कुछ, फिर प्रैक्टिस देने के बाद लेना है। तो डेटा कलेक्शन जो हम सैंपल पे जो है जितना जो काम करते हैं, ये प्लानिंग फेज के बाद फिर वो हमारा डेटा कलेक्शन हो जाता है। तो फेज 2 हमारा डेटा कलेक्शन हो जाता है।
ठीक है, मतलब फेज 2 में जो है हमारा कोई इसमें सिर्फ डेटा लेने का काम है हमारा, कि हम उनको प्रैक्टिस दे रहे हैं, जो भी मॉड्यूल बनाया है हमने या ऑलरेडी वैलिडेटेड मॉड्यूल किसी का यूज कर रहे हैं, या कोई सिंगल आसन देकर देख रहे हैं कि इस आसन का असर जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वो है या नहीं है। तो इसके लिए हमें डेटा कलेक्शन करना होता है। तो डेटा कलेक्शन के लिए हमें जो है ये सारा कुछ उनसे लेना होता है। तो फेज 2 हमारा डेटा कलेक्शन हो गया। ठीक है, फेज 3 हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया। और हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, मान लीजिए हमने 100 बच्चे मेरे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में थे, 100 बच्चे मेरे कंट्रोल ग्रुप में थे। तो जो 100 डेटा, जो 200 डेटा है हमारे पास, उसको एक्सेल शीट पे डालना भी तो होगा हमको। ठीक है, कि मींस जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जो डेटा है हमारे पास, उनको हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम उनका एक एक्सेल शीट बनाएंगे। जो भी हम डेटा लेकर के आए हैं, डेटा उनको सबको सबसे पहले एक्सेल शीट पे डालेंगे। एक्सेल शीट पे डालने के बाद उनपे अलग अलग जो है हम लोग उनका वैलिडिटी निकालेंगे, रिलायबिलिटी निकालेंगे, उनमें कौन सा टेस्ट लगना है, पैरामेट्रिक टेस्ट लगना है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगना है, कौन कौन से टेस्ट हम लोग को यूज करना है, वो सारा कुछ देखते हैं हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। तो हमारा फेज 3 जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। तो फेज 1 हमारा प्लानिंग हो गया, फेज 2 हमारा डेटा कलेक्शन हो गया, और फेज 3 हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया। ये आपके रिसर्च प्रोसेस के 7 स्टेप्स है जो आपको याद करने हैं। ध्यान रखिएगा कि फेज 1 में जो भी है बस आपका पेपर पेन का काम है। ये पूरा आपका जो है प्रैक्टिकल काम है, इसमें पेपर पेन का काम कम करना होता है। आपको फील्ड वर्क ज्यादा करना है, इसमें फील्ड में जाके आपको डेटा कलेक्शन करना है। और इसमें जो है आपको सिर्फ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का काम है। क्योंकि हमें देखना है ना कि हमने जो उनको आसन दिया उसका कुछ असर हुआ कि नहीं, कि कंट्रोल ग्रुप का जो रिजल्ट आया वही मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का भी रिजल्ट आया। जो हम टेस्ट लगाए या जो वैलिडिटी निकाले या जो भी हमने यूज किया है, उसमें कुछ डिफरेंसेस आया है कि नहीं कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बीच में। ठीक है, ये सारा कुछ हमें देखना होता है। तो ये 3 फेज है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो ये आपको याद करना है। बुक से भी मैं आपको पढ़ा दूंगी, बुक में कुछ ज्यादा ही लंबा करके दिया हुआ है। बस मैं आपको ये समझाने के लिए, ताकि आपको याद रहे। एक बार आप यहाँ से पढ़ ले, एक बार आप पलट के भी देख ले एग्जाम के टाइम में, तो आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक प्लानिंग का फेज है, एक डेटा कलेक्शन का फेज है, फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का फेज है। ठीक है, ये आपका रिसर्च प्रोसेस में 7 स्टेप होता है। ये 7 स्टेप जो है आपको दिया हुआ है। डेजिग्नेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब मैं एक रिसर्चर हूँ, मुझे पता चल गया कि मेरा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जो योगा प्रैक्टिस जिसमें दिया है, उसका रिजल्ट मेरा अच्छा आया है। तो फिर मुझे पब्लिक को भी तो बताना होगा, मुझे रिसर्च पेपर लिख करके कि जो मैं रिसर्च की हूँ उसमें जो है सिग्निफिकेंट रहा मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या योगा ग्रुप, तो वो मुझे लिख के भी तो बताना है। तो वो सारा कुछ डेजिग्नेशन हुआ, मतलब उसको पब्लिकली या उसको जो है आगे उसको एडवर्टीजमेंट करना, उसको फैलाना कि मैं एज अ रिसर्चर मैंने ये देखा कि ये चीज मैं की और इसका ये रिजल्ट आया। ठीक है, तो ये पेपर पब्लिकेशन जब जाता है तो डेजिग्नेशन ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो ये इतना प्रोसेस है जो आपको समझना है, और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को। ठीक है मैम, मतलब पेपर पब्लिश करने को ही डेजिग्नेशन कहेंगे? हाँ, पेपर पब्लिश, क्योंकि जब भी हम रिसर्च हम कैसे फैला, मान लीजिए आज मैं ही रिसर्चर हूँ, मैं अगर फेज 3 में हूँ तो मैं पेपर लिखने का ही काम है अभी। तो पेपर जब तक मैं लिखूंगी नहीं, आप तक पहुंचेगा कैसे? कल को मान लीजिए कि मैं जो रिसर्च की हूँ, अभी तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, तो वैलिड तो तभी होगा ना जब कोई जर्नल में मैं जाऊंगी, मेरा कोई जर्नल पेपर एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको छापेगा, फिर आप लोग पढ़ेंगे। लिटरेचर रिव्यू यहाँ से ही आता है ना आपका। ठीक है, जो रिसर्चर पेपर लिखते हैं तभी तो आप उसी पेपर को लिटरेचर रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो डेजिग्नेशन मतलब हुआ उसको फैलाना, उसको आगे बढ़ाना, या उसको पब्लिकली जो है उस काम को फैलाना। ठीक है, मैम इसमें इन्फर एंड मेक कंक्लूजन्स के अंदर एग्जैक्टली क्या? इन्फर एंड मेक कंक्लूजन का मतलब होता है कि जो 2 ग्रुप है ना आपके, ठीक है, 2 ग्रुप में आपको एक कंक्लूजन निकालना है ना कि आपका योगा ग्रुप या जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उस पे कोई असर आया कि नहीं। एक कंक्लूजन निकालेंगे ना कि नहीं, जो हमने योगा दिया उसका रिजल्ट सेम रहा, जो कंट्रोल ग्रुप जिसको हमने योगा नहीं भी दिया और जिसको योगा देने का कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ, एक कंक्लूजन पे आप आएंगी ना। आप जो रिसर्च कर रही हैं उस पे जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा करके एक हम कंक्लूजन लेंगे
कि मेरा जो योगा मॉड्यूल जो मैंने इस्तेमाल किया है वो करने से लोगों को फायदा हुआ, मतलब मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है अच्छा रहा, मतलब जो भी मैंने उनको दिया, क्योंकि जिन लोगों ने योगा नहीं किया उनके ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं आया, लेकिन जो लोग योगा ग्रुप में थे, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में थे, उनको बहुत फायदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फर एंड मेक कंक्लूजन का मतलब कि आप एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं उन दोनों ग्रुप से। मैम फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रेट में क्या होगा? एनालिसिस मतलब जो है, आपने देखिए जैसे कि 100 बच्चे आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, 100 कंट्रोल ग्रुप में, तो 100 में से जो है आप सीधे एक्सेल सीट पे तो नहीं डाल रहे हैं, सबको पेपर दे रहे हैं ना कि आप भरो बच्चों को, यानी तो आप खुद उनका हाइट वेट लेकर के उसको भर रहे हैं, यानी तो खुद ही आप जो है उनका बीपी लेके ये कर रहे हैं, तो अभी तो सब कुछ पेपर में है। उसको एनालिसिस करने के लिए आपको तो उसको एक्सेल सीट पे डालना होगा ना, क्योंकि जब तक आप उसका एक्सेल सीट नहीं बनाइएगा तब तक एनालिसिस कैसे होगा उसका, क्योंकि हम लोग रिसर्च करने जाते हैं तो हम लोग के पास कुछ भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होता है, हम लोग के पास जो क्वेश्चनियर होता है वही हम बच्चों को देते हैं। ठीक है, तो बच्चे उसको भरते हैं, यानी तो हम खुद ही टेबल बनाते हैं कि ये हाइट है, ये नाम है, ये है, फिर हमको उसको टेबुलेशन भी तो करना होगा एक्सेल सीट पे। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रेट हुआ जो आप वहां से हार्ड कॉपी बच्चे में भर के दिया है, या जो भी आप डेटा कलेक्ट करके लाए हैं उसको एक्सेल सीट पे डालना, फिर एक्सेल सीट पे डालने के बाद उसको इंटरप्रेट करना। ठीक है, 2 ग्रुप वहां रहेगा ना, तो ये हुआ। तो सबसे पहले हम एक्सेल सीट पे डालते हैं। हाँ बताइए। जैसा आपने कहा, इसका मतलब ये हुआ जैसे बाइफर्गेशन कर देना, कि जैसे आपके पास डेटा कलेक्ट हो गया, हाँ, आपने फॉर एग्जांपल स्कूल में किया, तो आपने उसके अकॉर्डिंग हाइट और वेट के अकॉर्डिंग आपने मतलब उसको बाइफर्गेट कर लिया, एनालाइज करने का और इंटरप्रेट करने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हो सकता है प्रोबेबिलिटी इसको कोई बीमारी हो, ये हो सकता है इसको ये नहीं दिया, जो भी डेटा हमें दिया। देखिए क्या होता है कि जो एक्सेल सीट आप बना रही है ना, वही एक्सेल सीट पे तो हम डेटा एनालिसिस भी कर रहे हैं ना, उससे वैलिडिटी भी निकालना है, रिलायबिलिटी भी निकालना है, उससे टेस्ट भी निकालना है कि अगर सैंपल साइज छोटा है तो उसमें हमें नन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना है, अगर सैंपल साइज बड़ा है तो उसमें हमें पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना है। टेस्ट में भी है तो नन पैरामेट्रिक के टेस्ट अलग अलग है, पैरामेट्रिक के टेस्ट अलग अलग है। ठीक है, तो ये जो है आपको जब तक आप एक्सेल सीट नहीं बनाएंगे तब तक आप जो है टेस्ट भी नहीं लगेगा आपका। ठीक है, ये साइंटिफिक स्टडी है ना, तो बहुत सारे टेस्ट होता है, बहुत सारे, जब भी हम कोई एनालिसिस करके या कोई भी डेटा कलेक्शन करके लाते हैं ना, तो उसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है कि हाइट वेट बीएमआई यहाँ तक ही सीमित नहीं रहता है। इसमें जितने भी हम लोग असेसमेंट टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए हो सकता है मैंने बच्चों का डिप्रेशन लेवल भी देखा है कि क्या है, एंजाइटी लेवल भी देखा क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक वैलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं ना देखने के लिए, तो उसका भी तो डेटा है हमारे पास। ठीक है, तो उसको क्या होता है, उसको भी हमें एक्सेल सीट के थ्रू ही जो है उसका हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सारा कुछ, ये सिर्फ स्टैटिस्टिकल वाले में 2-3 पॉइंट्स आपस में कंफ्यूज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट वाला, इन्फर एंड मेक कंक्लूजन, इन दोनों में डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ सिर्फ आप एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का काम हो रहा है। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब हुआ कि आप जो है जो हार्ड कॉपी में जो आपका डेटा है उसको सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए आप उसको एक्सेल सीट में डालें। ठीक है, एनालाइज किए, इंटरप्रेट किए, कंक्लूजन तो एनालाइज और इंटरप्रेट के बाद ही आएगा ना। आप जो है हार्ड डेटा को, जो हार्ड कॉपी में डेटा है उसको सॉफ्ट कॉपी में आपने डाला, सॉफ्ट कॉपी में डालने के बाद फिर मैं चेक कर रही हूँ, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने, सब लोगों ने एग्जाम दिया, मैं आपको बोली कल मैं आपको टेस्ट पेपर भेजूंगी, आप लोग को सबको करके लाना है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले तो मैं जो गूगल फॉर्म आप लोग भरेंगे या एग्जाम देंगे, तो सबसे पहले तो मैं उसका एक्सेल सीट निकालूंगी। ठीक है, फिर उसमें मुझे एनालाइज और ये क्या क्या करना है कि इतने से इतने एज ग्रुप में कितने कितने लोगों ने ये किया। मान लीजिए अगर मुझे रिसर्च करना हो कि जो है मेल वर्सेस फीमेल, जितनी फीमेल से उनका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आया कि जितने मेल है उन्होंने किया, और अगर मेल फीमेल ने भी किया तो किस एज ग्रुप वाले ने ज्यादा अच्छा किया। रिसर्च तो यही होता है ना, क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इंफर, कंक्लूजन, डेजिग्नेशन, ये सब भी हम लोग को पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्लियर हो जाए आपको कि एनालिसिस इंटरप्रेट का मतलब हुआ कि हमने एक्सेल सीट में डाला, उसको एनालाइज किया, फिर उसके बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा है।
ठीक है, फिर उस कंक्लूजन को हम जो है डेजिग्नेशन मतलब हम रिसर्च पेपर लिख करके उसको पब्लिश करवाते हैं। ठीक जी है, मैम, ये समझ इतना आ गया। काम होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। तो ये 3 स्टेप्स है, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी आपको रिसर्च करना होगा या आपने एमए में भी आपका जब डिजिटेशन वगैरह होता होगा तो ये प्लानिंग जरूर करते होंगे आप लोग। ठीक है, उसमें डेटा कलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन ये प्लानिंग प्रोसेस तो आपका होता ही होता है। ठीक है, तो ये रिसर्च स्टेप्स है। किसी को कोई पूछना है तो आप बताइए, अगर किसी को कोई डाउट लग रहा है तो आप मैम बताइए। ये मैम तो हम ब्लूप्रिंट क्या ऐसे होता है? क्या चीज? मैम हम तो ऐसे बोल सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन हर एक के पर्सपेक्टिव के अनुसार बहुत सारे निकल सकते हैं, पर जब हम इन्फर और कंक्लूजन पे आते हैं तब वो एक ही होगा। मतलब हम लोग उसका ये कम कर रहे हैं, मतलब मास से एक इस पे आ रहे हैं, ऐसा उसका मीनिंग हो गया ना। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको मैं एक रिसर्च प्रपोजल दूंगी, आपको सैंपल दूंगी बनाने के लिए। ठीक है, पहले अभी हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं रिसर्च क्या है, उसके बाद फिर अभी मैं दूंगी आपको एक प्रपोजल का फॉर्मेट दूंगी। उस फॉर्मेट में आप लोग कोई भी रिसर्च सोच के रखिए, कुछ भी अगर आपको करने वुमेन एंटरप्रेन्योर पे करने का, बीइंग अ लेडी, अगर आप लेडीज के ऊपर कुछ रिसर्च करना चाहती हैं कि वो योगा करके उनको कैसे उनका जो है इमोशनल स्टेट या कॉग्निटिव स्टेट कैसे का, मतलब जो भी आपका एक्सपर्टीज है ना, ठीक है, उसके ऊपर एक रिसर्च टॉपिक सोच के रखिए आप लोग। मैं आपको रिसर्च प्रपोजल भेजूंगी, आप लोग खुद से बनाइए तो आपके डाउट्स ज्यादा क्लियर होंगे जब आप खुद उस पर काम करेंगे ना। ठीक है, देखिए ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो रिसर्च है, तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको करना भी है हम लोगों को। तो मैं आपको रिसर्च प्रपोजल अभी नहीं दूंगी, पहले कुछ क्लासेस हो जाने दीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होने दीजिए ताकि आप, लेकिन हाँ जो भी आपके मन में है उसको सोच के रखिए। मैं आपको प्रपोजल दूंगी, उस प्रपोजल को कंप्लीट कीजिए, खुद से बनाइए। कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे फिर आप बताइए। ठीक है, फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। थोड़ा मेहनत करना होगा, लेकिन आप लोग सोचिए क्या क्या करना चाहते हैं, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है कि हो सकता है आपका एक्सपर्टीज हो सकता है आप उस पर रिसर्च पेपर भी, आप अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप रिसर्च पेपर लिख करके जर्नल में डाल के उसको छपवा भी सकते हैं। ठीक है, रिसर्च पेपर लिखने के लिए पीएचडी होने का या पीएचडी में एडमिशन लेना ये कोई जरूरत नहीं होती है उसकी। ठीक है, अगर आप बहुत एक फील्ड में बहुत माहिर है, बहुत ज्यादा आपको एक्सपर्टीज है उस फील्ड के बारे में, आप सब कुछ समझ सकते हैं, तो रिसर्च पेपर में आप अपना पब्लिकेशन दे सकते हैं। बस आपको लिखने का साइंटिफिक तरीका आना चाहिए बस। ठीक है, मैम हाँ मैम एक क्वेश्चन है हाँ नीड फॉर योगा रिसर्च में से। अभी पहले आपने जो पढ़ाया उसमें हाँ एक पॉइंट था, 5th पॉइंट जो था, डिलिमिटिंग फैक्टर्स फॉर ऑफ योगा प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये हो सकता है क्या, जो प्रैक्टिसेस देने नहीं है उनके लिए, ये हो सकता है क्या इसके? नहीं, इसका देखिए जैसे कि मान लीजिए प्रेगनेंसी केस ले लीजिए आप। ठीक है, तो बहुत सारे प्रेग्नेंट औरत क्या होती है कि वो योगा नहीं करना है, उनको लगता है कि मैं योगा करूंगी तो कुछ हो जाएगा, कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगा। मतलब देखिए दिमाग में तो ऐसा चलता ही है ना। तो और बहुत सारा आजकल क्या है ना कि जो थेरेपिस्ट है जो योगा सेशन भी देते हैं, मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि वो कुछ भी करवा देते हैं। जब भी देखिए आप लोग योगा सेशन लीजिए ना, तो एक बार लोगों से ये जरूर पूछिए कि उनको प्रॉब्लम क्या है, उनको कुछ प्रॉब्लम है तभी वो आपके पास प्रैक्टिस के लिए आए हैं। ठीक है, और बिंग मीन्स आप जब योगा प्रैक्टिसेस दे रही हैं किसी को, तो आपको पता होना चाहिए, हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए कि अगर इनको हाइपरटेंशन है तो इनको मैं क्या क्या बोलूं कि इनको नहीं करना। मतलब आप पहले उनको इंस्ट्रक्शन, आजकल मैं क्या देखती हूँ, हर प्रैक्टिस जो है हर किसी को करा देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए तो अच्छा है लेकिन कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं है। किसी भी काम को कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोग यहाँ पे जो है क्या होता होगा कि जो क्लासेस लेते हैं तो उनका एक बार ना फीडबैक, मतलब फीडबैक नहीं लीजिए, शुरू में ये जरूर रखिए कि क्या हो रहा है, मतलब आप क्या, मतलब आपको प्रॉब्लम क्या I है। found this on the web for Take Me Siri, to stop. Omkar Iqbal, the feedback. Check it out. श्री स्टॉप। ठीक है, तो एक बार फ्री आप जो है एक बार उसका जो है, मैं क्या बोल रही थी आपको, जब भी आप सेशन लेते हैं ना तो उसको एक बार आप उसको पेशेंट के बारे में कि उनको क्या प्रॉब्लम है नहीं है उस चीज को जरूर देखिए। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। चलो। मैम ब्लूप्रिंट क्या होती है? क्या चीज? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, अच्छा, जो आप डिजाइन कर रहे हैं ना, ठीक है, वही सेम जो भी आप लिख रहे हैं वही सेम आपको जो है आपको काम करना होता है।
ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल प्लान है, मान लीजिए आपने लिखा कि आपको एडोलेसेंट पे करना है, उसका 10 से 19 साल का या जो है 10 से 15 साल का एज होगा, ठीक है। तो जो आपने लिखा है, जो आपका प्लानिंग है, वो बिल्कुल सेम आपका जो है रिसर्च में होना चाहिए। ब्लूप्रिंट मतलब होता है एकदम सेम, जो आपने एग्जैक्ट जो आप अपना प्रपोजल बनाया है, रिसर्च प्रपोजल, जैसे मैं बोली आपको फॉर्मेट भेजूंगी, तो आपका प्रैक्टिकल भी वैसा ही होना चाहिए। मतलब दोनों सेम होने चाहिए हो। बिल्कुल बिल्कुल दोनों सेम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लिख कुछ और रही हैं, कर कुछ और रही है। ओके। तो वो आपको इस प्रोसेस में जो फेज 1 है ना, ये टाइम टेकन जरूर है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से करना चाहिए आपको, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। हम यहाँ पे जो डिजाइन है, रिसर्च डिजाइन, हाँ हाँ जो ब्लूप्रिंट या प्लान है, हाँ हाँ। पूरा होल प्रोसेस रिसर्च का ब्लूप्रिंट है ना, खाली क्वेश्चनर बनाने का ब्लूप्रिंट? नहीं नहीं, देखिए ये क्या है ना कि आपको ये कम, मतलब ये रिसर्च क्वेश्चन, लिटरेचर रिव्यू, डिजाइन, इसमें बहुत सारे चीज आती है, ठीक है। जैसे इसमें हाइपोथेसिस भी आता है, इसमें आपका सैम्पलिंग भी आता है, इसमें बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। लेकिन मैं 3 ही आपको लिख के दी हूँ। जब मैं बुक से पढ़ाऊंगी तो वो क्लियर कर दूंगी। इसमें बहुत सारा, जब मैं आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने दूंगी ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें करनी होती है, आपको बहुत सारा चीज लिखना होता है, ठीक है। ये शॉर्ट में बना हुआ है ताकि एग्जाम में आपको इतना याद रहे कि कौन से फेज का कौन सा ये है, ठीक है। जैसे प्लानिंग है। हमें डिजाइन में जो आप लिखे हो ब्लूप्रिंट या प्लान, हाँ वो हाँ क्या होल रिसर्च का ब्लूप्रिंट करना है ना, कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी का? होल जो आप प्रपोजल बना रहे हैं ना, ठीक है, जी जो आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, पूरा होल, वो 2-3 पेज का जी। हाँ 4-5 पेज का आपका होता है, वो सारा कुछ आपको हूबहू वैसे ही रखना है, हम ठीक ये है। 7 स्टेप एंड 3 फेजेस, ये तो ओवरऑली स्ट्रक्चर ऐसा होता है, पर हम्म। ऐसे रिजिडली हम नहीं बोल सकते। कोई ज्यादा भी बोल सकते हैं, कोई थोड़ा कम भी बोल सकते हैं। ओवरऑली ऐसा रहता है। नहीं होता है ऐसा, ये बहुत रिसर्चर के साथ होता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि 3 साल रिसर्च करने के बाद पता चलता है वो रिसर्च हम कर ही नहीं सकते, फिर हमें रिसर्च डिजाइन चेंज करना होता है, फिर हमें प्लानिंग फेज में आना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी कमेटी से आपने अप्रूवल लिया हुआ है ना, फिर आपको उस कमेटी के पास जाना होता है, फिर आपको इन्फॉर्म करना होता है कि आपने ये चेंजेस किए हैं, फिर वहां अपडेट होता है, फिर आप आगे रिसर्च करते हैं, ठीक है। क्या? ये मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो फिर आपको सारे कमेटी से अप्रूवल लेना होगा, फिर आपको सारे कमेटी को बताना होगा कि ये मेरे से, मतलब यहाँ पे मतलब मेरा आगे रिसर्च नहीं जा रहा है, या मुझे ये चेंज करना है, या मुझे ये असेसमेंट टूल, कुछ भी चेंजेस हुआ, एक माइनर चेंज भी आपको आपके कमेटी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि 7 स्टेप एंड 3 फेजेस जो है, हाँ हाँ वो ऐसा ओवरऑली ऐसा होता है, पर ज्यादा भी कोई बुक में ज्यादा हो सकता है, 8 स्टेप या 10 स्टेप भी हो सकता है। तो मैं वही आपको बता रही हूँ। देखिए प्रोसेस तो आपका 7 स्टेप का ही होता है, लेकिन इसके अंदर और भी चीजें आ जाती है, जो प्लानिंग है ना, ठीक है, जी जी जी, इसके गॉट इट। अंदर और भी चीजें आ जाती है। जरूरी नहीं है कि ये यही रहे, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। इवन कल जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ाई हूँ ना, अगर आप अलग अलग बुक में देखेंगे, अलग अलग राइटर्स के बुक में, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो पहले आप मेरा पढ़ लीजिए एक बार, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप बुक से आप कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है, ताकि वो जी मैम, और एक लास्ट छोटा क्वेश्चन, हाँ हाँ। तो इन्फरेंस एंड कंक्लूजन में कुछ सेम होता है ना, डिफरेंस है इन्फरेंस एंड कंक्लूजन? नहीं, इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन ये आपको पढ़ा दूंगी मैं, इस पे एक क्लास ही है पूरा आपका, ठीक है। इन्फर और कंक्लूजन अलग अलग चीज है, ठीक है। इन्फर ओके एंड कंक्लूजन दोनों अलग अलग है, इसीलिए बीच में एंड लगा हुआ है आपका, ठीक है। मैम हम जो मॉड्यूल जो वर्ड यूज कर रहे थे, तो वो मॉड्यूल और डिजाइन एक है क्या? नहीं, देखिए मॉड्यूल क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आपको, जैसे मैं आपको बताई कि पार्टिकुलर बीमारी के ऊपर या पार्टिकुलर डिजीज के ऊपर हमारा जो है, अब जैसे मान लीजिए किसी एक आदमी को आसन भी देना है, प्राणायाम भी देना है, मेडिटेशन टेक्निक भी देना है, और क्रिया भी देना है, ठीक है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि हम उसको कौन सा आसन दे, ठीक है। मान लीजिए आपको 5 ही आसन देना है और 100 आसन लिखे हुए बुक्स में, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको, यानी तो कोई रिसर्चर का जो पहले मॉड्यूल बनाया हुआ है उसको अप्लाई करना होगा, तो आपके लिए अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। या नहीं तो आपको लगता है कि अभी तक इस डिजीज पे कोई मॉड्यूल बना ही नहीं है, ठीक है,
क्योंकि हर स्पेसिफिक प्रैक्टिस देना होगा ना। मान लीजिए आप डायबिटीज के ऊपर ही काम कर रहे हैं, हाइपरटेंशन के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो उनको सारा आसन तो नहीं दे देंगे, कोई सा भी आसन करा दिए, कोई सा भी क्रिया करा दिए। तो इसमें क्या होता है, वैलिडेशन प्रोसेस में हम 10 लोगों से, मिनिमम बोल रही हूँ मैं 10, मैक्सिमम 40 भी होता है इसमें, तो 10 लोगों से हमें वैलिडेशन लेना पड़ता है जो इस फील्ड में एक्सपर्टीज है। योगा फील्ड में 5 और जो आपका क्लिनिकल जो मतलब जो डॉक्टर्स है उनसे भी, ठीक है। फिर वो वैलिड करते हैं कि हाँ ये प्रैक्टिसेस होना चाहिए और कमेंट देते हैं। फिर रिसर्चर उस पे काम करते हैं, फिर उस कमेंट को लेते हैं, फिर उनसे वैलिड कराते हैं, ठीक है। फिर उसमें टेस्ट लगता है, सीवीआर रेशियो निकलता है, फिर उसके बाद जो है हम उस पे रिसर्च पेपर लिखते हैं। तो या नहीं तो आप किसी का, अगर आप अप्लाइड रिसर्च ऑलरेडी पहले से कोई मॉड्यूल बना हुआ है तो वो मॉड्यूल उठा करके आप अपने रिसर्च में ले लीजिए, या नहीं तो आपको मॉड्यूल खुद से डेवलप करना पड़ता है। में कम रिसर्च, हाँ मतलब वो मॉडल हमारे डिजाइन का एक पार्ट हो सकता है, ऐसा? ये रिसर्च डिजाइन का ही आपका एक पार्ट है, मतलब जो आपका रिसर्च है ना, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, तो उनको कुछ आप जो योगा इंटरवेंशन दे रहे हैं, तो योगा इंटरवेंशन में क्या, यानी तो आप एक प्राणायाम को लेकर कीजिए, यानी तो कोई एक आसन दे के कीजिए, ठीक है। ये मैंने कपालभाति 7 दिन तक इतने जो है राउंड्स कराए, तो ये फायदा हुआ उसको इस बीमारी में। या नहीं तो एक मॉड्यूल डेवलप कीजिए कि उसमें आप 5 आसन, 5 मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ आसन निकालिए जो उनके लिए जैसे लेसन प्लान हम बनाते हैं क्लास के लिए, वैसा मॉड्यूल होता है क्या? क्या जैसे आप, जैसे लेसन प्लान हम बनाते हैं कोई भी, मतलब क्लास लेने से पहले हम एक लेसन प्लान बनाते हैं कि आज के क्लास में हम ये, वैसे ही मॉड्यूल होता है, और फिर वो मॉड्यूल अपने डिजाइन का एक पार्ट हो सकता है, ब्लूप्रिंट का एक पार्ट हो सकता है, ऐसा क्या? मेरे को थोड़ा उसमें कंफ्यूजन हो गया है। देखिए जो मॉड्यूल बनाते हैं ना, मॉड्यूल आपका एक अलग एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। मॉड्यूल आपका पूरा एक रिसर्च प्रोसेस हो गया, एक रिसर्च डिजाइन हो गया। ये जो मेथोडोलॉजी है ना, प्लानिंग, ये पूरा एक प्लानिंग हो गया। मतलब आपको उस पे जो है, जब आप कोई मॉड्यूल डेवलप करते हैं तो वो एक कंप्लीट एक रिसर्च पेपर ही हो गया आपका मॉड्यूल डेवलपमेंट का। अच्छा, तो उसमें मॉड्यूल डेवलपमेंट का जो है, तो फिर उसमें आप लिखेंगे ना कि एंशिएंट टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आप 5 प्रैक्टिसेस निकाल रहे हैं, 5 प्राणायाम निकाल रहे हैं, एक मेडिटेशन टेक्निक्स, क्योंकि बहुत सारे टेक्निक्स है ना, ठीक है। तो जो उनके लिए फायदेमंद है, जो आपके जो डिजीज के लिए फायदेमंद है, उसी को तो हम लेंगे। फिर उसके बाद उसको एक्सपर्ट, जो हमारे एक्सपर्ट है उस फील्ड में, जिनको योगा में 10 साल का एक्सपीरियंस, यानी तो वो उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है, जो हमारे डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, उनको हम दिखाते हैं कि ये आसन दिया ये, फिर वो आपको एक गूगल फॉर्म आप क्रिएट करते हैं, फिर उस पे जो है मॉड्यूल वैलिडेशन का मैं बोल दूंगी, मेरा ये बना हुआ है, एक मैं बनाई हुई हूँ इसके ऊपर, ठीक है, कि कैसे हम उसको किसी मॉड्यूल को वैलिडेट कराते हैं। ये पूरा रिसर्च ही है आपका। मतलब ये जो मेथोडोलॉजी, डेटा कलेक्शन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पर है ना, ये तीनों प्रोसेस आ जाएगा आपके मॉड्यूल, अगर आप खुद से बनाती हैं तो। अच्छा, अगर आप खुद से डेवलप करती हैं तो। और आप हो सकता है और ना? अगर किसी और का यूज कर रहे हैं तो फिर कोई नहीं, तब तो आपको उनका रेफरेंस देना है कि इस रिसर्चर का, हाँ, ये मॉड्यूल पहले से बना हुआ है, ठीक है, तो ये मॉड्यूल हम जो है यूज करें। तो उसके लिए फिर आपको कोई भी प्रोसेस इतना लंबा चौड़ा में नहीं जाना होता है, बस आपको उसका रेफरेंस देना होता है कि ये मॉड्यूल आपने यूज किया है, जो ऑलरेडी वैलिडेटेड मॉड्यूल है, ठीक है। अगर ये जो आया है मॉड्यूल बोल रहे हैं ना आप, ये पहले पॉइंट में आया था, वैलिडेट द स्ट्रक्चर ऑफ योगा प्रैक्टिसेस फॉर गिवन पर्पस, यही होता है ना, एक स्ट्रक्चर। आप हम जो प्रैक्टिसेस दे रहे हैं उसका एक स्ट्रक्चर, इसको ही बोल सकते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया। अभी मॉड्यूल का बोल रहे हैं ना हम लोग, मॉड्यूल का मतलब जो प्रैक्टिसेस दे रहे हैं उसका स्ट्रक्चर होता है क्या, ऐसे बोल रही हूँ मैं, जो प्रैक्टिस हमको दे रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, आप कोई दवाई खाते हैं, मान लीजिए आप पैरासीटामोल ही खाते हैं, ठीक है, तो उसमें कंपोजिशन होता है ना कि ये चीज इतना है, ये केमिकल इतना है, ये केमिकल इतना है, परसेंटेज होता है ना। अगर आप दवाई को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ कंपोजिशन में, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो वो जो है वो किसी ने ऐसे तो नहीं बना दिया गया होगा, वो कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर ने लैब में उस पर रिसर्च करके उसको वैलिडेट किया होगा,
जी मैम। नहीं तो ऐसे तो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। उसी तरह हमारा कोई भी डिजीज में जब हमें मॉड्यूल क्रिएट करते हैं तो हमारे पास भी तो कंपोजिशन में आसन है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, क्रिया है, ठीक है, बहुत सारी चीज है, योगिक गेम्स है, बहुत बहुत सारी चीज है। तो अब हमको क्या चीज कितना देना है, ठीक है, वो हम अपने मन से थोड़ी डिसाइड करेंगे। मान लीजिए आप रिसर्चर ही बन गए, मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं आपको बोलूंगी कि ठीक है चलिए आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आसन कर लीजिए, ये, तो वो ऑथेंटिक नहीं हुआ ना, ठीक है, वो ऑथेंटिक नहीं हुआ। वो ऑथेंटिक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो वैलिडेटेड नहीं है। वैलिडेशन का मतलब जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, उस डिजीज में एक्सपर्ट है, हम उनको दिखाते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं कि हाँ ये मैं अपने दिमाग से और बुक से पढ़ के लिटरेचर रिव्यू करके सर बनाई हूँ, आप मुझे वैलिडेट कीजिए कि इसको मुझे मॉड्यूल में क्या रखना है, क्या हटाना है। फिर वो मुझे बताते हैं कि ये क्या रखना है, क्या हटाना है, कमेंट देते हैं। फिर उसके बाद फिर उसका हम लोग CBR रेशियो निकालते हैं। CBR रेशियो मतलब एक्सपर्ट एडवाइस जब हमें मिलता है, ठीक है, फिर एक मतलब वो एक प्रोसेस से गुजरता है। जैसे एक दवाई का कंपोजिशन होता है ना, उसी तरह एक मॉड्यूल में भी है कि योगा में तो बहुत सारी चीज है ना, हम सबको सब कुछ तो नहीं दे सकते, और सारा आसन, सारा प्राणायाम सारे पेशेंट के लिए तो नहीं अच्छा है ना। तो इसीलिए उसको प्रॉपर वैलिडेशन कराना होता है। हमेशा एक वैलिडेटेड मॉड्यूल होता है, क्योंकि योगा में रिसर्च कम हुए हैं तो मॉड्यूल भी बहुत कम है, ठीक है, मॉड्यूल बहुत कम बने हैं, क्योंकि योगा में मॉड्यूल वैलिडेशन पे रिसर्चेस कम हुए हैं। तो आप भी अगर आपको लगता है कि कुछ बीमारी ऐसा है या कुछ ऐसा चीज है जिसपे अभी तक मॉड्यूल डेवलप नहीं हुआ है, तो आप भी एक बेसिक रिसर्च कीजिए, आप भी एक मॉड्यूल डेवलप कीजिए, पेपर लिखिए उसके ऊपर, एक्सपर्टीज से एडवाइस। वो मेरा एक बना हुआ है, मैं बोल दूंगी वो वीडियो आपके ग्रुप में डालने के लिए, ठीक है। योगा मॉड्यूल वैलिडेशन पे बना हुआ है कि कैसे बनाते हैं उसको, और कौन कौन से पेपर अभी तक पब्लिश हुए हैं, उसमें कौन कौन से बीमारी के ऊपर हुए, ठीक है। तो वो आपको वो मैं ग्रुप में डलवा दूंगी। थैंक यू मैम। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। और कुछ जो इसको नहीं समझ में आया हो यहाँ पे, कोई और भी क्वेश्चन हो आपके? तो ये आपका रिसर्च प्रोसेस था, इस पे मैं आपको होमवर्क भेजूंगी अभी, ठीक है। होमवर्क आप लोग को सबको करके आना है, सारा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। होमवर्क हम मंडे को डिस्कस करेंगे, मंडे वाले क्लास में, ठीक है। कल तक आपके पास होमवर्क आ जाएगा, और मंडे क्लास में हम लोग फिर उस होमवर्क को डिस्कस करेंगे। जो भी आपकी कुछ भी आपको लगे कि ये नहीं पढ़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा लगे कि हमें नहीं आता है, तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे मंडे के क्लास में, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, चलिए आज हम यहाँ पे ही इसको फिनिश करते हैं। और किसी का कुछ भी? हाँ बताइए। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे आप कल पता नहीं परसों बोल रहे थे कि जो फर्स्ट पेपर होता है वो अलग होता है सबका, हाँ, लेकिन मैम मैंने 1-2 बार पेपर दिया है, तो मेरे आसपास जो भी बच्चे होते हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के होते हैं, और उन सबका भी वही क्वेश्चन होते हैं, बस ये होता है कि वो क्वेश्चन अलग अलग उस जगह पे होते हैं। नहीं आप अच्छा वो आपको मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं आपको ये बोली ना कि योगा के क्वेश्चन तो सबके लिए, योगा वाले स्टूडेंट के लिए तो सेम ही होता है, ठीक है। मतलब मैं सब्जेक्ट वाइज बोली कि अलग अलग होता है। नहीं मैं फर्स्ट पेपर की बोल रही हूँ, शायद मैंने गलत सुना होगा कि फर्स्ट पेपर तो सब बच्चों का एक ही होता है ना मैम, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड ये सब का, चाहे कोई भी किसी सब्जेक्ट से हो बच्चा हो, वो तो अलग ही होता है ना। फर्स्ट पेपर तो सबका सेम है, मीन्स सब्जेक्ट सेम होता है। देखिए जो क्वेश्चंस है ना, यो योगा मैं आपको एग्जांपल दी थी उसके लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। जैसे मान लीजिए कोई संस्कृत का दे रहा है, कोई योगा का तो सेम ही रहता है सबके लिए, योगा का सेम ही होता है। लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्वेश्चन के जो टॉपिक है ना वो सेम होते हैं सबके लिए, मतलब कि रिसर्च होगा, लॉजिकल एप्टीट्यूड होगा, DI होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारे टॉपिक तो सबके होंगे, सबके सेम होंगे, किसी के भी डिफरेंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या आएगा पूछने के लिए, वो हर एक की फील्ड के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कोई कंप्यूटर साइंस का है तो उसे कंप्यूटर के क्वेश्चंस ये पेपर 1 के कम आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर से पहले ही उनका इतना सारा उसके अंदर है, उसमें उनसे क्या पूछेंगे, तो उनसे उसके अंदर रिसर्च के ज्यादा पूछते हैं, या डिफरेंट फील्ड के हायर एजुकेशन, इस तरह से उनके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारी फील्ड योग की जस्ट अभी आई है, थोड़ा टाइम
ही हुआ है अभी आए हुए, तो तो आपके हमारे research- क्वेश्चन से डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, तो आपके क्वेश्चन पेपर रिसर्च के ना बहुत डेप्थ से नहीं पूछते हैं वो। आप पेपर अभी जब हम लोग करवाए, अभी तो मैं दूंगी ना आपको होमवर्क, उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो आपको खुद ब खुद योगा से कभी भी बहुत डेप्थ में जाके आपको क्वेश्चन नहीं पूछते। मैं कभी भी नहीं देखी हूँ कि रिसर्च में बहुत डेप्थ में जाके पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे इस बार भी पूछे थे कि स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के बारे में उन्होंने पूछा था, शायद एक क्वेश्चन आया था वहां पे कि स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, जैसे कि जो वैल्यू, वो सब हम लोग जब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तब वहां पे करेंगे डिस्कस, ठीक है। ठीक है, अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसका एक एक चीज आप लोग जान के रखिए। बहुत डेप्थ में जो है हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है। जब हम रिसर्च करेंगे तब तब देखेंगे। फिलहाल जो अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं उस चीज पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो मैम जो बुक आते हैं पेपर 1 के क्वेश्चंस के, तो वो अलग अलग होंगे क्या? उसमें से पढ़ने का फिर मतलब नहीं है? मुझे अभी नहीं समझा मतलब। यस मैम, जो केवीएस हाँ मदान के मतलब पेपर की वो बुक एक होती है वो बुक तो आता है ना सेम जिसमें होती है ना सारे। मैम। देखिए बुक सेम होता है, ठीक है, लेकिन बुक अपडेट देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5 साल पुराना बुक है, ठीक है, तो बुक तो अपडेट नहीं हो रहा है ना, चीजें अपडेट हो रही है। तो यूजीसी नेट में हमेशा आपका अपडेटेड चीज पूछा जाता है, ठीक है। बुक से पढ़िए, बुक से पढ़ने के लिए मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ। बाकी इस चीज पे अभी फोकस मत कीजिए कि किस सब्जेक्ट में क्या आता है क्या नहीं आता है। जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना है, कंफ्यूज मत होइए उस चीज में, ठीक है। जो सिलेबस है उसको हम लोग को कंप्लीट करना है, अच्छे से करना है। और जब आप, जैसा मैंने आपको होमवर्क दिया है कि एक रिसर्च टॉपिक अपने मन में सोच के रखिए, कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है वो फॉर्मेट में भेजूंगी, उस फॉर्मेट पे काम काम करना शुरू कीजिए। अभी एग्जाम का उतना टेंशन मत लीजिए, अभी काम पे ध्यान दीजिए, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जब हम लोग कर लेंगे ना, अभी तो देखिए अभी तो क्लास आपकी शुरू ही हुई है। जैसे जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ती जाएगी ना, आप लोग को और पता चलता जाएगा कि एग्जाम में क्या होता है, कैसे होता है। आप लोग का एग्जामिनेशन भी होता है बीच बीच में, ठीक है, 1-1 घंटे का पेपर होता है ऑनलाइन। तो वो आप ये चीज अपने आप आपकी क्लियर होते जाएगी। उस चीज पे फोकस, अभी उस चीज के लिए टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेना भी पढ़ाई का सिर्फ, ठीक है। हेलो, जी मैम। ठीक है, तो चलिए अभी आप भी जी सिर्फ आप मैम। पढ़ने पे, हाँ सिर्फ आप लोग पढ़ने पे ध्यान ध्यान दीजिए। अपने पढ़ाई को अच्छे से पढ़िए, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं उनके हिसाब से कीजिए काम। अपना भी देखिए, आप भी जो है देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें क्या क्या आया है, ठीक है। कहीं कुछ सब्जेक्ट में छूट तो नहीं रहा है कि क्वेश्चन में आया हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। बस इसको, जो आपको काम मिल रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको ध्यान से पढ़िए आप। क्लासेस में जो समझ में नहीं आ रहा है आप पूछिए, ग्रुप में डालिए, मुझे कोई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कंक्लूजन ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब प्रेयर कराइए आप लोग कोई। हेमंत जी कराएंगे प्रेयर आज आप? साक्षी जी जी, मैम। चलिए हेमंत जी कराइए आप ही प्रेयर, चलिए। I need it. Sit, relax. Sit in any meditative pose if you can. Close your eyes. Relax the whole body. Be aware of the breath. Now let us chant Om 3 times and Shanti Mantra all together. Inhale for Om. 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्
ओम शांति शांति शांति। With one round of palming, we can slowly open our eyes. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. थैंक यू हेमंत जी। चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम। मैम हाँ बताइए। मैम मुझे ना ऐसा लगता है कि क्लास बहुत फास्ट चलती है। क्यों क्यों ऐसा लगता है आपको? मैडम पता नहीं, बहुत फास्ट फास्ट पढ़ा रहे हो आप एकदम। नहीं, खास तो मैं एक एक टॉपिक, जैसे आज रिसर्च स्टेप पढ़ाई, योगा का रिसर्च क्यों जरूरी है, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो है बहुत फास्ट जा रहा है क्लास। मैम एक तो ये पीडीएफ भी इंग्लिश में है ना, तो मैम बहुत कम समझ में आ रहा है हिंदी का। जैसे लिख तो रहे हैं आप हिंदी में, तो अच्छा समझा रहे हैं। मैम एक रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग एक्चुअली यहाँ से ऑप्शन ही नहीं आ रहा ऑफ का। जितेंद्र जी है यहाँ पे? जी मैम। ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास। हाँ, 1 मिनट में। चेक करना मैम। हाँ अब आया।